हम देखते हैं इनकी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी फॉर चेंजेस, क्योंकि बदलाव जरूरी है। क्रांति की जो बात है वो बदलाव के लिए है, और बदलाव कैसे आएंगे, वो कैसे का स्ट्रेटजी वो बताते हैं। लोहिया प्रपोज हिज डॉक्ट्रिन ऑफ इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब होता है कि तत्काल रूप से, क्योंकि इमीडिएसी का इमीडिएटली से मतलब है, और तत्काल रूप से कि तुरंत ही उसकी जो थ्योरी है इनके आगे हम देखते हैं क्या है इसमें इमीडिएसी की जो थ्योरी है। एवरी सिंगल एक्ट मस्ट बी जस्टिफाइड इमीडिएटली। इसका मतलब है कि कोई भी सिंगल एक्ट जो है, कोई भी प्रक्रिया क्रिया, वो मस्ट बी जस्टिफाइड, उसका न्यायोचित ठहराई जाए। कैसे? इमीडिएटली। ऐसा ना हो कि बाद में इसका ये असर होगा, ये सारी चीजें वो नहीं मानते। और इसके एग्जाम्पल भी बहुत से देते हैं अगर हम देखें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में भी इनका काफी काम होता है और काफी बुक्स भी लिखते हैं, उसके सेंस में भी देते हैं और भारतीय सेंस में भी देते हैं। तो अगर हम देखें कि जो पुस्तक है द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया कह सकते हैं, वो बुक हो, चाहे 1964 में जो लिखी गई फॉरेन पॉलिसी जो लिखी इन्होंने 63 में लिखी फॉरेन पॉलिसी को भी देख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड माइंड, यहां पे भी वो दिखाते हैं किस तरह से वो पूरा वर्ल्ड जो है उसको डिवाइड किया गया है आइडियोलॉजी पे। या इसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पैट्रियोटिज्म, ये सारी चीजें, या इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, ये सब जो बुक्स हैं, इन सभी के अंदर वो इंटरनेशनल रिलेशंस या उसके जो आइडियाज हैं उसको लेते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो इंटरवर्ल्ड ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, उसमें भी बताते हैं कि किस तरह से उसके अंदर जो पॉलिटिक्स के बीच में जो समय है उसको किस तरह से स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं वायलेंट एंड डिक्टेटोरियल एक्शन आर ऑफन जस्टिफाइड एज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट पीस, ये इंपॉर्टेंट है, एंड डेमोक्रेसी इन द लॉन्ग टर्म। अब ये कह रहे हैं कि तमाम सारे, क्योंकि इतिहास को ये जानकार हैं अच्छे, चाहे मार्क्सवादी तरीके से इतिहास को जानकार हो या आर्थिक चीजों के खुद इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं तो उनको वो भी मालूम है कि तमाम सारे समय में, क्योंकि उन्हीं के समय में कुछ सालों पहले अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिसमें पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे एक असर डालती है। और उस ग्रेट डिप्रेशन से बचने के लिए, या ग्रेट डिप्रेशन के कारण जो पूंजीवाद में जो ग्रेट डिप्रेशन आता है उसकी वजह से यूरोप के ऊपर भी काफी असर पड़ता है, और यूरोप के अंदर तमाम सारे नए नेता आते हैं, चाहे वो हिटलर हो या मुसोलिनी। अब इन दोनों का आइडिया क्या है? दोनों ही, अगर हिटलर को देखें तो समाजवाद का आइडिया लेते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समाजवाद राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो जाता है, और वो राष्ट्रवाद जो है नाजीवाद में कन्वर्ट हो जाता है, और वो नाजीवाद जो है वो ज्यूज की हत्या का, लाखों ज्यूज की हत्या का कारण बन जाता है। और ये राष्ट्रवाद बोल रहे हैं कि ये खतरनाक तरीके से नाजीवाद के वजह से पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। उसी तरह से मुसोलिनी का भी जो आइडिया इटालियन नेशनलिज्म का है, वो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद भी खतरनाक बन जाता है, दूसरी किसी भी विचारधारा को वो खत्म करने की कोशिश करता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, द ग्रेट डिप्रेशन जो आता है, तो जर्मनी की भी हालत खराब हो जाती है, इटली की भी हालत खराब हो जाती है, दूसरे भी यूरोपियन देशों के। लेकिन इन दोनों जो शासकों ने किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बोला हम जो हार्श डिसीजन ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा। आज जो जर्मनी की हालत है, अगर हम पूरी तरह से एक शक्तिशाली नेता आएगा और उस नेता ने जो पॉलिसीज बनाई है उसका हो सकता है जनता को कुछ नुकसान झेलना पड़े अभी, लेकिन बाद लॉन्ग टर्म में यह फायदेमंद होगा। इस चीज को वो समझते हैं। कहते हैं कि इतिहास में ऐसा कई बार हो गया, कई नेताओं ने इस तरह की चीजें की और वो अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ना कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने की। तो हिटलर ने भी यही किया, मुसोलिनी ने भी यही किया। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी जस्टिफाइड है इमीडिएटली बताइए कि जनता पे क्या असर पड़ेगा। किसी भी नीति का आप 10 साल 20 साल 50 साल बाद नहीं बता सकते। आज जो नीति बनी है उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा उस समय जनता पे क्या असर पड़ेगा। आज की नीति का 10 साल बाद फायदा होगा। इस तरह से वो कहते हैं कि ये गलत तरीका, और इतिहास में इसको बहुत बाहर अपने फायदे के लिए जो शासक हैं, जो राजा है, या तमाम सारे लोगों ने, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सारे लोगों ने भी इसका यूज किया। वो खुद भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात मत कीजिए।
द डेंजर इन दिस इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर जस्टिफाई एनीथिंग। बोले कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए, या अगर हम कहें कि आज के समय में कोई भी चीज जस्टिफाई किया, आज एट्रोसिटीज जरूरी है, क्योंकि अगर इस एट्रोसिटीज से लॉन्ग टर्म में फायदा होगा तो ये जस्टिफाइड होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखने के लिए कोई भी बचा नहीं रहेगा, और अगर बचा भी रहेगा तो हिस्ट्री में जाके उसको करेक्ट नहीं किया सकता, जिसको हम कोर्स करेक्शन कहते हैं, वो काम नहीं हो सकता। इसलिए इमीडिएटली कोई भी एट्रोसिटी, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो जनता को इम्प्लीमेंटेशन के बाद नुकसान पहुंचा रही है, वो अपने आप में गलत है। ये बहुत क्लियरली बोलते हैं, कहते हैं कि इस लॉजिक से अगर इतिहास आगे के फ्यूचर को एजेंडा बना के, क्योंकि इनके सामने हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो नेता थे वो थे, और उन्होंने इसी तरह के आर्गुमेंट दिए कि ये इतिहास में आगे जब होगा तो जर्मनी एक स्ट्रांग नेशन बन जाएगा, इटली एक स्ट्रांग नेशन बन जाएगा, अगर मेरे पास सारी सत्ता रहेगी, अगर सत्ता का केंद्र मैं रहूंगा, मेरी पार्टी रहेगी, या नफरत पे आधारित जो उनका आइडिया था, चाहे वो ज्यूस के लिए था जर्मनी में, या फिर मुसोलिनी के अंदर जो नफरत की आइडिया थे, जो फासिस्ट पार्टी बनाते हैं वो नफरत पे, तो इस तरह की चीजें जो है वो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकती हैं और उस चीज को वो समझ जाते हैं। इसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल, जो सिद्धांत देते हैं, इफ जो इमीडिएसी का, इफ द एंड इज पीस एवरी सिंगल एक्ट फॉर इट मस्ट रिजल्ट इन ग्रेटर पीस, कि अगर ये शांति के लिए, जैसा कि उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को कई बार होता है युद्ध शांति के लिए, युद्ध शांति के लिए कई बार अमेरिका जैसे कंट्री ये इस तरह के टर्म यूज करते हैं, वॉर फॉर पीस, बोलते कि नहीं, अगर अंत जो शांति है, अगर किसी भी एक्टिविटी का अंत शांति है, अगर शांति नहीं है तो अगर हम इंपीरियलिस्ट है या इस तरह की चीजें तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये अंत बोल रहे हैं कि हम युद्ध भी कर रहे हैं शांति के लिए, तो बोलते नहीं, एवरी सिंगल एक्ट फॉर इट मस्ट रिजल्ट अ ग्रेटर पीस, कि हर एक एक्ट, ऐसा नहीं कि बम गिरा के आप शांति लाएंगे, जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया बम वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए, तो कहते हैं ये बम गिराना अपने आप में अशांति है, और ये अशांति से शांति नहीं लिया जा सकती। बड़ी शांति के लिए बड़ी जो छोटे छोटे जो एक्शन है उसमें भी शांति, क्योंकि गांधी भी यही कहते हैं, जो मीन्स हैं वो भी शांतिपूर्ण होने चाहिए, शांति जिसके अंदर हो, मीन्स वायलेंट होके, मीन्स हिंसक होके आप अहिंसा को नहीं प्राप्त कर सकते, ये बहुत क्लियरली बोलते हैं। लोहिया सेड कम्युनिस्ट ऑन स्ट्रगल, अब ये बताते हैं कि सबका, क्योंकि इनके अपने विचार जो है वो सबको मिला जुला के, टोटली किसी पे एग्री नहीं करते कि ये पूरी तरह से सही है, या किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करते, बहुत डॉगमेटिक नहीं होते हैं, हर जो विचारधारा है उसके जो अच्छे तत्व हैं वो ले लेते हैं और एक नए तरह की विचारधारा को बनाते हैं। अब ये कहते हैं कहाँ से क्या लेना है, कम्युनिस्ट ऑन स्ट्रगल, जो संघर्ष है वो कहाँ से लेना है, कम्युनिस्टों से, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो दुनिया में उस समय तक हर देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे, जान की कुर्बानी दे रहे थे, या इस तरह की चीजें हो रही थी, तो कम्युनिस्टों से संघर्ष, उसमें लेनिन का एक बड़ा नाम आ सकता है, या उसके बाद के भी जो लोग आते हैं अलग अलग कंट्रीज में, चाहे रोजा लग्जमबर्ग हो या इस तरह के लोगों को मारा जाता है, तो उनसे वो कह रहे हैं कि संघर्ष सीखिए, कि चाहे ग्रामसी हो 23 साल तक जेल में रहते हैं, या रोजा लग्जमबर्ग को जान का खतरा होता है फिर भी वो कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ी रहती हैं, इस तरह के लोगों से बोल रहे हैं संघर्ष सीखिए। गांधीयंस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क, बोले कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो गांधीवादी लोगों से सीखिए या गांधीयन आइडिया से सीखिए, क्योंकि गांधी किस तरह से नए नए आंदोलन चला के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी के साथ हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी सरकारी संपत्ति या किसी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव, वो विरोध भी कर रहे हैं तो चरखा चला के, वो किसी मिल को बंद करके या तोड़फोड़ करके नहीं, उस मिल के टक्कर में अपना चरखा चलाते हैं, या जो पूंजीवाद है उसके खिलाफ भी जब काम करते हैं तो अपना काम खुद करते हैं, दूसरों से नहीं कराते। अपने आश्रम के अंदर सारे लोगों को अपना काम खुद करना पड़ता है, तो इस तरह की चीजें करें, इस कंस्ट्रक्टिव आइडिया सीखे, डिस्ट्रक्टिव नहीं, वो गांधीयन से सीखें। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज, जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट से सीखिए, जो समाजवादी रहे हैं, अगर जो सीधे सीधे मार्क्सवाद से नहीं प्रभावित होते हैं लेकिन समाजवाद से प्रभावित